नमस्कार दोस्तों। और आज हम ब्रह्मांड के उन नियमों को समझने वाले हैं जो हर चीज को चलाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भौतिकी यानी फिजिक्स की। ये सिर्फ स्कूल का एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये वो रूल बुक है जो बताती है कि एक छोटे से एटम से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक सब कुछ वैसे ही क्यों काम करता है जैसे वो करता है। जीनियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कोई सेब हमेशा नीचे जमीन की तरफ ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? या आसमान में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? इन सभी दिलचस्प सवालों के जवाब भौतिकी के बुनियादी सिद्धांतों में ही छिपे हैं। तो चलिए इस कमाल की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ब्रह्मांड के नियम समझने से पहले हमें एक कॉमन भाषा पर सहमत होना होगा, और वो भाषा है नापतोल की। अगर हम सब लंबाई, वजन और समय को अलग अलग तरीकों से नापेंगे तो विज्ञान में तो बस कंफ्यूजन ही होगा। और यहीं पर स्टैंडर्ड यूनिट्स की अहमियत सामने आती है। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक एक स्टैंडर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम एसआई यूनिट्स कहते हैं। स्क्रीन पर जो ये 7 यूनिट्स दिख रही हैं, ये भौतिकी की नींव है, उसकी ABCD है। लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। बाकी सारी यूनिट्स इन्हीं से मिलकर बनती हैं। और मजे की बात यह है कि ये परिभाषाएं भी वक्त के साथ और सटीक होती जाती हैं। मिसाल के तौर पर पहले 1 मीटर को पेरिस में रखी एक रॉड पर बने 2 निशानों के बीच की दूरी माना जाता था, लेकिन अब इससे प्रकाश की गति से जोड़ा गया है, जो पूरे ब्रह्मांड में कभी नहीं बदलती। ये दिखाता है कि विज्ञान हमेशा और ज्यादा सटीक होने की कोशिश करता है। और इसी 1 मीटर का इस्तेमाल करके हम क्या कुछ नहीं नाप सकते। एक नैनोमीटर के छोटे से लेवल से, जो 1 मीटर का अरबवां हिस्सा है, लेकर एक पारसेक जैसी विशाल खगोलीय दूरियों तक, जो लगभग 31 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। भौतिकी हमें सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक हर चीज को समझने का एक पैमाना देती है। लंबाई की ही तरह वजन का भी एक स्टैंडर्ड है। पता है 1 किलोग्राम असल में क्या है? ये फ्रांस के सेवरिक शहर में रखे प्लैटिनम इरिडियम के एक खास सिलेंडर का वजन है। सोचिए, दुनिया भर के सारे वजन इसी एक चीज से मिलाए जाते हैं। हालांकि अब वैज्ञानिक इसे भी एक मौलिक स्थिरांक से जोड़ने पर काम कर रहे हैं। और समय यानी सेकंड, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। शुरू में इसे धरती के एक चक्कर के एक छोटे से हिस्से के तौर पर गिना जाता था, लेकिन धरती की रफ्तार तो थोड़ी बहुत बदलती रहती है। इसलिए अब 1 सेकंड को एटॉमिक क्लॉक से नापा जाता है, जो अविश्वसनीय रूप से सटीक है। ठीक है, तो नापतोल की बात तो हो गई। अब आते हैं अगले बड़े सवाल पर। आखिर चीजें हिलती डुलती क्यों हैं? गति, बल और गुरुत्वाकर्षण के पीछे कौन से नियम काम करते हैं? चलिए पता लगाते हैं। गति को समझने के लिए त्वरण यानी एक्सेलरेशन को समझना जरूरी है। बहुत आसान है। जब किसी चीज की स्पीड बढ़ती है तो उसे कहते हैं त्वरण, और जब स्पीड घटती है, जैसे ब्रेक लगाने पर, तो उसे कहते हैं मंदन या डिसेलरेशन। दोनों ही स्पीड में बदलाव हैं। ये भौतिकी के सबसे जरूरी नंबरों में से एक है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का खिंचाव है। इसका मतलब यह है कि जब कोई चीज हवा में गिरती है तो हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। 1 सेकंड बाद स्पीड 9.8, 2 सेकंड बाद 19.6 और ऐसे ही बढ़ती जाती है। तो सवाल है कि ये त्वरण आता कहाँ से है? जवाब है न्यूटन के दूसरे नियम में, F = ma, यानी बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये एक जबरदस्त समीकरण है। ये हमें बताता है कि एक भारी चीज को स्पीड देने के लिए ज्यादा बल चाहिए और हल्की चीज के लिए कम। बिल्कुल यही वजह है कि एक ट्रक को धकेलना साइकिल को धकेलने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। और न्यूटन का तीसरा नियम तो और भी कमाल का है। हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। जब आप कोई गेंद फेंकते हैं तो आप गेंद को आगे धकेलते हैं और गेंद आपके हाथ को पीछे। रॉकेट भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर उड़ते हैं। अच्छा, गति की कहानी में एक और जरूरी किरदार है, और वो है घर्षण यानी फ्रिक्शन। ये वो बल है जो हमेशा गति को रोकने की कोशिश करता है। जब कोई चीज फिसलती है तो उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब कोई चीज लुढ़कती है तो उसे रोलिंग फ्रिक्शन का, जो कि बहुत कम होता है। और इसी वजह से पहिए का आविष्कार इंसानियत के लिए एक गेम चेंजर था। अब जरा संतुलन और स्थिरता की भौतिकी को देखिए।
कोई भी चीज़ तब तक स्थिर रहती है जब तक कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक सीधी लाइन उसके बेस के अंदर से गुजरती है। यही वजह है कि रेसिंग कारों का बेस चौड़ा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है ताकि वो स्थिर रहें। और हम भी यही करते हैं। जब कोई भारी सामान उठाते हैं या पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो हम थोड़ा आगे झुक जाते हैं ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। और गति के ये नियम सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी लागू होते हैं। हमारे टीवी सिग्नल और मौसम की जानकारी देने वाले सैटेलाइट्स पृथ्वी से लगभग 35,000 किलोमीटर ऊपर घूमते हैं। वो ठीक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करते हैं, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। और इसी वजह से वो हमें जमीन से हमेशा एक ही जगह पर रुके हुए दिखाई देते हैं। उन्हें ऑर्बिट में बनाए रखने वाला बल और कुछ नहीं बल्कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही है। तो हमने गति के नियमों को तो समझ लिया। अब उस सामान के बारे में बात करते हैं जिससे हमारा ब्रह्मांड बना है, यानी पदार्थ या मैटर। और मैटर के कुछ ऐसे अद्भुत गुण हैं जो हमारी दुनिया को वो आकार देते हैं जिसमें हम इसे देखते हैं। पदार्थ आमतौर पर 3 रूपों में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। और फर्क बस उनके अणुओं के बर्ताव में है। ठोस में अणु अपनी जगह पर ही कांपते हैं, द्रवों में वो कांपने के साथ साथ आज़ादी से घूमते भी हैं, और गैसों में अणु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और बहुत तेजी से इधर उधर भागते हैं। द्रवों का एक बहुत ही दिलचस्प गुण है जिसे कहते हैं पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। यह किसी द्रव की सतह का एक खिंची हुई लचीली झिल्ली की तरह काम करने का गुण है। इसी वजह से पानी की बूंदें हमेशा गोल होती हैं, क्योंकि गोलाकार का सतही क्षेत्रफल सबसे कम होता है। और साबुन कैसे काम करता है? वो पानी के इसी पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे पानी कपड़ों में बेहतर तरीके से फैलकर गंदगी साफ कर पाता है। एक और कमाल का गुण है केशिकत्व, यानी कैपिलरिटी। ये किसी पतली ट्यूब में द्रव के अपने आप ऊपर चढ़ने की घटना है। ये वही जादू है जिसकी वजह से दिए की बाती में तेल ऊपर चढ़ता है और सोखता कागज स्याही को सोख लेता है। द्रवों से जुड़ा एक और शक्तिशाली सिद्धांत है पास्कल का सिद्धांत। ये कहता है कि अगर किसी बंद बर्तन में रखे द्रव पर दबाव डाला जाए तो वो दबाव हर दिशा में बराबर फैलता है। इसका मतलब है कि आप एक छोटी जगह पर थोड़ी ताकत लगाकर एक बड़ी जगह पर बहुत ज़्यादा ताकत पैदा कर सकते हैं। हमारी गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक और जैक इसी कमाल के सिद्धांत पर काम करते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े बांध यानी डैम्स नीचे से मोटे और ऊपर से पतले क्यों बनाए जाते हैं? इसका जवाब द्रव के दबाव के एक बुनियादी नियम में है। पानी का दबाव गहराई के साथ बढ़ता है। जितना ज्यादा गहरा जाएंगे दबाव उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए बांध की तली पर पानी का दबाव जबरदस्त होता है और उसे झेलने के लिए बांध को वहां बहुत मोटा बनाना पड़ता है। ये इंजीनियरिंग में भौतिकी का एक शानदार उदाहरण है। चलिए अब अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, ऊष्मा यानी हीट। ऊष्मा सिर्फ गर्माहट महसूस करने का नाम नहीं है, ये असल में गति में ऊर्जा की कहानी है। एक ऐसी ऊर्जा जो हमारी जिंदगी और इस ब्रह्मांड में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। सबसे पहले एक आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। ऊष्मा और तापमान एक ही चीज नहीं है। तापमान ये बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है, वहीं दूसरी तरफ ऊष्मा वो ऊर्जा है जो तापमान के फर्क की वजह से एक गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ बहती है। ये सफर करती हुई ऊर्जा है। और ऊष्मा 3 मुख्य तरीकों से सफर करती है। पहला है चालन यानी कंडक्शन, जो सीधे छूने से होता है, जैसे गर्म पैन का हैंडल। दूसरा है संवहन यानी कन्वेक्शन, जो तरल चीजों की गति से होता है, जैसे उबलता हुआ पानी। और तीसरा है विकिरण यानी रेडिएशन, जो सूरज से हम तक पहुंचने वाली गर्मी है, जिसके लिए किसी माध्यम की भी जरूरत नहीं होती। अब प्रकृति के एक चमत्कार की बात करते हैं। क्या कभी सोचा है कि जब झीलें और तालाब जम जाते हैं तो मछलियां और दूसरे जलीय जीव उस बर्फीले मौसम में जिंदा कैसे रहते हैं? इस सवाल का जवाब इस एक जादुई नंबर में छिपा है, 4 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस ये पानी का एक अनोखा गुण है। ज्यादातर चीजें ठंडा होने पर सिकुड़ती हैं, लेकिन पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा घना होता है। तो जब झील की सतह ठंडी होकर जमने लगती है तो नीचे का ज्यादा घना और गर्म यानी 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी नीचे ही बना रहता है। ये ऊपर की बर्फ के नीचे जलीय जीवन को जिंदा रहने के लिए एक सुरक्षित माहौल देता है ना? कमाल की बात। और आखिर में बात करते हैं गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट की।
ये वो छिपी हुई ऊर्जा है जो किसी चीज की अवस्था बदलने के लिए चाहिए होती है, बिना उसका तापमान बदले। इसी वजह से वाष्पीकरण से ठंडक मिलती है। जब हमें पसीना आता है तो वो हमारे शरीर से गर्मी लेकर भाप बनता है और हमें ठंडक महसूस होती है। डेजर्ट कूलर और बुखार में माथे पर रखी गीली पट्टी सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। तो इस पूरी यात्रा से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स विज्ञान की भाषाएं हैं। हमने न्यूटन के नियमों को समझा, जो बताते हैं कि चीजें क्यों और कैसे चलती हैं। हमने पदार्थ के अद्भुत गुणों को देखा, जैसे पृष्ठ तनाव, और आखिर में हमने ऊष्मा के प्रवाह और पानी के उस अनोखे गुण को समझा जो धरती पर जीवन को संभव बनाता है। भौतिकी की दुनिया सच में आश्चर्यों से भरी है और हमने तो आज बस इसकी एक झलक देखी है। तो अब एक सवाल आपके लिए। भौतिकी का कौन सा सिद्धांत है जो आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है? क्या वो क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया है या फिर आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत? आज हम उन अदृश्य धागों को खोजने वाले हैं जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक तारे को हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से जोड़ते हैं। हम आधुनिक विज्ञान के उन 4 स्तंभों को समझेंगे जिन्होंने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। अरबों प्रकाश वर्ष दूर कोई तारा और हमारा स्मार्टफोन, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो ये 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया लगती हैं, है ना? लेकिन इसका जवाब उन बेसिक प्रिंसिपल्स में छिपा है जिन्हें हम आज एक एक करके समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर इन 4 हिस्सों में बटा है। हम सबसे बड़े से शुरू करेंगे, यानी ब्रह्मांड से, फिर प्रकाश और ध्वनि की दुनिया में उतरेंगे, उसके बाद हम पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से यानी परमाणु के राज खोलेंगे, और आखिर में उस टेक्नोलॉजी पर आएंगे जो इन सब की देन है। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और ब्रह्मांड की अथाह गहराइयों में एक डुबकी लगाते हैं। हमारी पहली मंजिल, गैलेक्सीज। ये असल में तारों, गैस और धूल के बहुत बड़े बड़े शहर हैं। और हम जिस शहर में रहते हैं, यानी मिल्की वे, वो इतना बड़ा है कि लाइट को भी, जो दुनिया की सबसे तेज चीज है, उसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1,20,000 साल लग जाएंगे। जरा सोचिए स्केल के बारे में। ये है हमारे यूनिवर्स का असली साइज। और पता है, ये विशाल ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है। हबल का नियम कहता है कि ये लगातार फैल रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक गुब्बारे पर कुछ डॉट्स हैं। जैसे ही आप गुब्बारे को फुलाते हैं, सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। हमारी गैलेक्सीज भी ठीक वैसे ही एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और ये मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी खोजों में से एक है। अब चलिए इस विशाल ब्रह्मांड से जूम इन करके अपने घर यानी सोलर सिस्टम पर आते हैं। यहां बीच में हमारा सूरज है, एक विशाल न्यूक्लियर फर्नेस जो हमें जिंदगी देने वाली एनर्जी पैदा करता है। और यहां हेली के धूमकेतु जैसे अनोखे मेहमान भी हैं जो हर 76 साल में हमसे मिलने आते हैं। और उल्कापिंड, जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं, ये सब हमारे कॉस्मिक पड़ोस को और भी रोमांचक बनाते हैं। स्पेस साइंस का सीधा फायदा हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट से मिलता है। चाहे जीपीएस से रास्ता खोजना हो, टीवी देखना हो या फिर मौसम का हाल जानना हो, ये सब आसमान में चक्कर काट रहे हजारों सैटेलाइट्स की वजह से ही मुमकिन है। ये असल में अंतरिक्ष में हमारी आंखें और कान हैं। अच्छा, इतना बड़ा यूनिवर्स, इसे हम एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? हम इसे देखते और सुनते कैसे हैं? तो अब हम अपने सफर के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, प्रकाश और ध्वनि की दुनिया, जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। कभी सोचा है कि आसमान नीला क्यों दिखता है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि फिजिक्स है। जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर से टकराती है तो नीला रंग हर दिशा में बिखर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी में नीली स्याही की एक बूंद फैल जाती है। इसीलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन सूर्यास्त के समय लाइट को हम तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, और सिर्फ लाल रंग ही है जो सबसे ज्यादा जिद्दी है और हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। रंगों की भी अपनी एक अलग ही दुनिया है, पता है? हमारी स्क्रीन लाइट को जोड़कर रंग बनाती है। जैसे 3 अलग अलग रंग की टॉर्च, लाल, हरी और नीली, को एक साथ जलाने पर सफेद रोशनी बनती है। वहीं एक प्रिंटर स्याही का इस्तेमाल करता है जो लाइट को सोख लेती है। मतलब ये लाइट जोड़ने के बजाय लाइट घटाने जैसा है। 2 दुनियाएं, 2 बिल्कुल अलग अलग नियम। लाइट को समझना हमें अपनी सबसे कीमती चीज यानी हमारी देखने की शक्ति को ठीक करने में भी मदद करता है। अगर किसी को पास का साफ नहीं दिखता तो इसका मतलब है कि उनकी आंखें लाइट को बहुत जल्दी फोकस कर रही हैं, और एक डाइवर्जिंग लेंस इसे ठीक कर देता है। अगर दूर का साफ नहीं दिखता तो इसका उल्टा होता है,
और एक कन्वर्जिंग लेंस काम आता है। सोचिए, फिजिक्स के इतने सिंपल से प्रिंसिपल से लाखों लोगों की दुनिया कितनी क्लियर हो जाती है। और जब हम लाइट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें मिलती है लेजर, एक ऐसी किरण जो इतनी सटीक है कि चांद तक की दूरी नाप सकती है, इतनी नाजुक कि हमारी आंखों पर सर्जरी कर सकती है, और इतनी आम कि सुपरमार्केट में हमारे सामान का बारकोड पड़ती है। इससे पता चलता है कि लाइट के सिद्धांतों को समझना कितना पावरफुल हो सकता है। अब बात करते हैं साउंड की। जब कोई एम्बुलेंस पास आती है तो उसकी आवाज़ तेज लगती है, और जैसे ही वो दूर जाने लगती है आवाज़ धीमी हो जाती है। बस यही डॉपलर प्रभाव है। इसी सिंपल से सिद्धांत का इस्तेमाल पुलिस गाड़ियों की स्पीड नापने के लिए करती है, और एस्ट्रोनॉमर्स इसी से दूर के तारों की गति का पता लगाते हैं कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं या हमसे दूर जा रहे हैं। हमने देखा कि हम दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। अब चलिए और भी ज्यादा जूम इन करते हैं। अब हम उतरेंगे पदार्थ के दिल में, उस अदृश्य दुनिया में जो हर चीज को बनाती है, यानी एटम। हर चीज जिसे हम देखते हैं, छूते हैं या जिससे हम खुद बने हैं, वो एटम से बनी है। और हर एटम एक छोटा सा सोलर सिस्टम है। सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक सूरज की तरह, और इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच का जो नाजुक सा बैलेंस है ना, वही पूरे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर तय करता है। लेकिन सारे एटम हमेशा के लिए स्टेबल नहीं होते। कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसका मतलब है कि उनका न्यूक्लियस समय के साथ टूटता है और एनर्जी छोड़ता है। और हाफ लाइफ एक एटॉमिक घड़ी की टिक टिक की तरह है। ये वो समय है जिसमें उन एटम्स में से आधे खत्म हो जाते हैं। यही घड़ी हमें कॉस्मिक स्केल पर समय को नापने की शक्ति देती है। और हाँ, रेडियो एक्टिविटी शब्द सुनने में थोड़ा खतरनाक लग सकता है, लेकिन ये कमाल का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसी एटॉमिक घड़ी से हम हजारों साल पुराने फॉसिल्स की उम्र का पता लगा सकते हैं। हम कैंसर सेल्स पर हमला करके जिंदगी बचा सकते हैं, और यहां तक कि हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस को भी बेहतर बना सकते हैं। एटम के न्यूक्लियस से एनर्जी निकालने के दो तरीके हैं। एक है फिशन, जिसमें एक भारी न्यूक्लियस टूटता है, जैसा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है। और दूसरा है फ्यूजन, जिसमें दो हल्के न्यूक्लियस जुड़ते हैं। यही वो प्रोसेस है जो हमारे सूरज को एनर्जी देती है, और फ्यूजन में फिशन से भी कहीं ज्यादा एनर्जी निकलती है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में इस जबरदस्त एनर्जी को कंट्रोल करना एक रेसिंग कार चलाने जैसा है। यूरेनियम इसका फ्यूल है, मॉडरेटर ब्रेक की तरह काम करता है, जो न्यूट्रॉन्स को धीमा करता है ताकि रिएक्शन चलता रहे। और कंट्रोल रॉड्स स्टीयरिंग व्हील हैं, जो हमें रिएक्शन को सेफली चलाने और रोकने की इजाजत देती हैं। तो हमने यूनिवर्स और एटम के अंदर तक का सफर तय कर लिया है। अब अपने सफर के आखिरी चरण में हम देखेंगे कि कैसे ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स एक साथ मिलकर उस डिजिटल दुनिया को बनाते हैं जो आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कंप्यूटर की पूरी दुनिया सिर्फ दो नंबरों पर चलती है, 0 और 1, जिसे एक बिट कहते हैं। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, जो एक अक्षर को स्टोर करने के लिए काफी है। और फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इसी तरह डेटा की मात्रा बढ़ती जाती है। सोचिए, पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया की नींव बस यही है। हर कंप्यूटर के दिल में उसका दिमाग होता है, यानी सीपीयू। इसे 3 एक्सपर्ट्स की एक टीम की तरह सोचिए। एएलयू एक कैलकुलेटर है जो सारा हिसाब किताब करता है। कंट्रोल यूनिट एक ट्रैफिक डायरेक्टर है जो बताता है कि कौन सा डेटा कहां जाएगा। और रजिस्टर्स वो दिमाग की अपनी वर्क डेस्क हैं, मतलब एक अल्ट्रा फास्ट मेमोरी जो उन चीजों को रखती है जिनकी उसे ठीक उसी पल जरूरत होती है। और आज हम तारों के बिना एक दुनिया में जी रहे हैं। हमारे घर के लिए वाईफाई, पूरे शहर के लिए वाईमैक्स और हमारे पर्सनल डिवाइसेस के लिए ब्लूटूथ। ये सारी टेक्नोलॉजी जो हमें जादुई लगती हैं, असल में उन्हीं वेव्स और फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का एक बहुत ही चालाक इस्तेमाल है जिन्हें हम अभी तक खोजते आए हैं। तो चलिए अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। एक दूर के तारे और हमारे स्मार्टफोन में क्या कॉमन है? जवाब है कनेक्शन। फिजिक्स के वही नियम जो उस तारे को चला रहे हैं, लाइट के वही सिद्धांत जो यूनिवर्स में सफ़र करते हैं, मैटर का वही एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो सारा ज्ञान आज हमारे हाथों में मौजूद टेक्नोलॉजी में सिमट आया है। ये दो अलग दुनिया नहीं हैं, ये एक ही हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। कभी रुका है ये सवाल आपके मन में कि हमारे आसपास की हर चीज़ और हम खुद असल में बिल्कुल बुनियादी तौर पर किस चीज़ से बने हैं? ये वो सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए आज इसी बड़े रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए,
जब हम रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अक्सर लैब और टेस्ट ट्यूब्स का ख्याल आता है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे चारों तरफ है। वो खाना जो हम खाते हैं, जो हवा हम सांस में अंदर लेते हैं, यहाँ तक कि ये स्क्रीन जिस पर आप ये देख रहे हैं, सब कुछ केमिस्ट्री ही तो है। तो फिर आखिर केमिस्ट्री है क्या? अगर किताबी भाषा में कहें तो ये विज्ञान की वो शाखा है जो पदार्थों, उनकी बनावट, उनके गुणों और उनमें होने वाले बदलावों को पढ़ती है। आसान भाषा में कहें तो ये हमें समझाता है कि क्यों लोहा नम हवा में जंग खा जाता है या क्यों एक माचिस की तीली आग पकड़ लेती है। ये एक तरह का सेंट्रल साइंस है जो फिजिक्स, बायोलॉजी जैसे सभी क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। तो चलिए इस बड़ी सी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं, और जैसा कि हर कहानी में होता है, हमें शुरुआत करनी होगी बिल्कुल शुरुआत से। और केमिस्ट्री की दुनिया में हर कहानी की शुरुआत होती है पदार्थ या मैटर से। तो ये पदार्थ है क्या? बहुत आसान है। दुनिया की कोई भी चीज़ जिसमें थोड़ा भी वजन हो और जो थोड़ी भी जगह घेरती हो, वो पदार्थ है। आपके हाथ में ये फ़ोन, ये कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं, यहाँ तक कि हवा भी पदार्थ ही है। हाँ, लेकिन गर्मी या रोशनी जैसी चीज़ें जो ऊर्जा हैं, उन्हें पदार्थ नहीं माना जाता। अच्छा, तो ये जो पदार्थ है ये हमें आमतौर पर 3 अलग-अलग रूपों या अवस्थाओं में मिलता है। पहला है ठोस यानी सॉलिड। इनका अपना एक फिक्स्ड आकार होता है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा। दूसरा है तरल यानी लिक्विड, जिनका वजन तो फिक्स होता है लेकिन आकार नहीं। आप पानी को ग्लास में डालें तो वो ग्लास का आकार ले लेता है। और तीसरा है गैस, जिसका ना तो कोई फिक्स्ड आकार है और ना ही वजन। वो तो बस जितनी जगह मिले उसी में फैल जाती है। पदार्थ हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये बदलता भी है। और ये बदलाव 2 तरह के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज। इसमें पदार्थ का सिर्फ रूप बदलता है, उसकी असली पहचान नहीं। जैसे पानी का उबलकर भाप बनना, वो भाप भी तो पानी ही है, बस अलग रूप में। और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। इसमें पदार्थ पूरी तरह से कुछ नया बन जाता है, जैसे माचिस की तीली का जलना। जलने के बाद वो राख और धुएं में बदल जाती है, जो लकड़ी से बिल्कुल अलग हैं। तो ठीक है, हमने पदार्थ को बाहर से देख लिया। अब वक्त है जरा और करीब जाने का। चलिए अब हम जूम इन करते हैं और उस सबसे छोटे हिस्से को देखते हैं जिससे ये सारा पदार्थ बना है, वो आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक जो हमारी पूरी दुनिया की नींव है। हर पदार्थ असल में अरबों खरबों छोटे छोटे कणों से बना है, जिन्हें हम कहते हैं परमाणु या एटम। ये किसी भी चीज की वो सबसे छोटी इकाई है जो अपनी पहचान बनाए रखती है। ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एक सुई की नोक पर खरबों परमाणु समा सकते हैं। अगर इसे और आसानी से समझना है तो बस ये सोचिए कि परमाणु इस ब्रह्मांड के लेगो ब्लॉक्स की तरह हैं। जैसे आपके पास अलग अलग रंग के लेगो ब्लॉक्स होते हैं और आप उन्हें जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं, एक घर, एक गाड़ी, कुछ भी। ठीक वैसे ही अलग अलग तरह के परमाणु आपस में जुड़कर दुनिया की हर चीज बनाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो लेगो ब्लॉक्स है ना, ये खुद भी और भी छोटे हिस्सों से बने होते हैं। तो चलिए अब जरा इस परमाणु के भी अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। परमाणु के अंदर असल में 3 मुख्य खिलाड़ी होते हैं। इसके बिल्कुल सेंटर में यानी केंद्र में होता है नाभिक या न्यूक्लियस। यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ कसकर बंधे होते हैं। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। और फिर इस नाभिक के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चक्कर काटते रहते हैं। और यहीं इसी जगह पर सारा जादू होता है। किसी परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं, बस यही एक चीज तय करती है कि वो कौन सा तत्व है। अगर किसी परमाणु के नाभिक में 79 प्रोटॉन्स हैं तो वो सोना है, हमेशा सोना ही रहेगा। और अगर उसमें सिर्फ 8 प्रोटॉन है तो वो ऑक्सीजन है। सोचिए, सिर्फ प्रोटॉनों की गिनती का ये छोटा सा फर्क ही सोने और ऑक्सीजन के बीच का सारा अंतर पैदा करता है। कमाल है ना? तो हमने सबसे छोटे, सबसे बुनियादी लेवल को देख लिया। अब आइए जरा वापस बाहर की ओर जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारे लेगो ब्लॉक्स हैं, ये आपस में जुड़कर हमारी देखी सुनी दुनिया को कैसे बनाते हैं। तो जब ये परमाणु एक साथ आते हैं तो वे 3 मुख्य तरीकों से खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं। पहला है तत्व या एलिमेंट। इसमें एक ही तरह के परमाणु होते हैं, जैसे शुद्ध लोहे की एक छड़। दूसरा है यौगिक या कंपाउंड। इसमें अलग अलग तत्व एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़ते हैं, जैसे पानी, जो हमेशा हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से ही बनता है।
और तीसरा है मिश्रण यानी मिक्सचर। इसमें चीजें बस एक दूसरे के साथ रखी होती हैं, जुड़ी नहीं होती, जैसे हवा जिसमें कई अलग अलग गैसें मिली हुई हैं। मिश्रण और यौगिक के बीच का ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मिश्रण को आप बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं, जैसे पानी में मिली रेत को आप छान सकते हैं, लेकिन यौगिक को तोड़ने के लिए केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। पर सबसे बड़ा फर्क उनके गुणों में है। मिश्रण में हर चीज अपनी पहचान बनाए रखती है, लेकिन यौगिक में तो गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं। जरा सोचिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, लेकिन जब वो मिलकर यौगिक पानी बनाती हैं तो वो एक तरल बन जाता है जिसके गुण दोनों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो हमने पदार्थ को समझा, परमाणुओं को देखा और उनके जुड़ने के तरीकों को भी जान लिया। लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानने का मतलब क्या है? ये ज्ञान असल में हमें कौन सी शक्ति देता है? इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स की समझ ही आज की मॉडर्न दुनिया की नींव है। इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके हम ज्यादा असरदार दवाइयां बना पाते हैं, हम साफ सुथरी ऊर्जा के नए सोर्स डिजाइन करते हैं, हम प्लास्टिक और एलॉय जैसे नए और मजबूत मटेरियल बनाते हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। यही ज्ञान हमें अपने पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझने और उसकी रक्षा करने में मदद करता है। कॉस्मेटिक्स से लेकर खेतों में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर तक, हर चीज के पीछे रसायन विज्ञान की यही सिद्धांत काम कर रहे हैं। कभी सोचा है कि जब कोई केक बेक होता है या फिर लोहे पर जंग लगती है तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है? आज हम केमिस्ट्री की उसी छिपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं जो हर पल हमारे चारों ओर हो रही है। ये वो बदलाव हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता, पर यही हमारी दुनिया को आकार देते हैं। अरे ये सारी चीजें तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि इन सभी के पीछे एक ही ताकतवर प्रोसेस काम कर रहा है। रोजमर्रा के ये बदलाव एक ऐसे कनेक्शन की ओर इशारा करते हैं जो हमें दिखता नहीं, और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हमारे पहले सवाल का जवाब एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है रासायनिक अभिक्रिया। जी हां, यही वो प्रक्रिया है जो दूध को दही बना देती है या हमारे खाने को पका देती है, मतलब साधारण चीजों को कुछ असाधारण में बदल देती है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? चलिए ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। रासायनिक अभिक्रिया उन ब्लॉक्स को तोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें अलग अलग तरीकों से फिर से जोड़ने के बारे में है, ताकि कुछ एकदम नया बन सके। एटम्स बस अपनी जगह बदलते हैं, नए पार्टनर्स बनाते हैं और इससे पूरी तरह से नई प्रॉपर्टीज वाले पदार्थ बन जाते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है खाना पकाने का एग्जाम्पल। जब केक बनता है तो आटा, चीनी, अंडे, ये सब क्या है? ये हैं आपके अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, और जब इन्हें मिलाकर गर्म किया जाता है तो आपको मिलता है एक मजेदार केक, जो कि आपका उत्पाद यानी प्रोडक्ट है। देखा कितनी आसान है केमिस्ट्री। अच्छा, पर हमें पता कैसे चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो भी रही है या नहीं? तो अच्छी खबर यह है कि इसके कुछ पक्के सुराग होते हैं। इसे अपनी केमिस्ट्री की जासूसी किट समझिए। ये वो 5 सुराग हैं जिनसे हम अपने आसपास की दुनिया में केमिस्ट्री को काम करते हुए पकड़ सकते हैं। पहला और सबसे कॉमन सुराग है गैस का निकलना। अगर किसी मिक्सचर में से अचानक बुलबुले या झाग उठते हुए दिखें तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि अंदर एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। ये एक क्लासिक लैब एग्जाम्पल है। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलते हैं, फौरन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं। ये एक साफ विजुअल सबूत है कि पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं और इस प्रोसेस में एक नई गैस बाहर निकल रही है। हमारा दूसरा सुराग थोड़ा जादुई लगता है। कभी कभी जब 2 लिक्विड्स को मिलाया जाता है तो उनमें से अचानक एक सॉलिड यानी ठोस पदार्थ पैदा हो जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये है प्योर केमिस्ट्री। इस नए बने सॉलिड के लिए एक साइंटिफिक नाम भी है, अवक्षेप, या जिसे प्रिसिपिटेट कहते हैं। ये तब बनता है जब 2 सॉल्यूशन के आयन मिलकर एक ऐसा नया कंपाउंड बना लेते हैं जो उस लिक्विड में घुल नहीं सकता, और इसीलिए वो एक सॉलिड बादल या पाउडर जैसा दिखाई देता है। ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। सोचिए, 2 बिल्कुल साफ लिक्विड लिए, उन्हें मिलाया और अचानक एक सफेद दूधिया सॉलिड बन गया। ये बेरियम सल्फेट है, और इसका बनना इस बात का पक्का संकेत है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरा सुराग शायद सबसे मजेदार और आसानी से दिखने वाला है। जब किसी चीज का रंग अचानक बदल जाए, वो भी बिना कोई बाहरी रंग मिलाए, तो समझ जाइए कि मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ बड़ा हुआ है। ये रंग बदलना कितना साफ दिखाई देता है, ऑरेंज से सीधा ग्रीन। ये बदलाव हमें बताता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया है, जिससे नए कंपाउंड्स बने हैं जिनके रंग भी अलग हैं। केमिकल चेंज का ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।
कभी ऐसा हुआ है कि किसी मिक्सचर को छूने पर वो अचानक गर्म या ठंडा महसूस होने लगा हो? बस यही है हमारा चौथा सुराग। केमिकल रिएक्शंस में अक्सर एनर्जी या तो निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, और इस एनर्जी के बदलाव को हम तापमान में बदलाव के तौर पर महसूस कर सकते हैं। तो ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी बाहर निकलती है, जिससे चीजें गर्म हो जाती हैं, जैसे जब बिना बुझे चूने में पानी मिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस अपने आसपास से गर्मी सोख लेते हैं, जिससे ठंडक महसूस होती है। और हमारा आखिरी सुराग है अवस्था में बदलाव यानी चेंज इन स्टेट। अब देखिए, ये सिर्फ बर्फ के पानी में पिघलने जैसा फिजिकल चेंज नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक केमिकल प्रोसेस की जो किसी पदार्थ को सॉलिड से लिक्विड या गैस में बदल दे। एक जलती हुई मोमबत्ती इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। शुरुआत एक सॉलिड मोम से होती है। जब ये जलता है तो ये सिर्फ पिघलता नहीं है, बल्कि केमिकल तौर पर बदलकर पानी, वाटर वेपर के रूप में और दिखाई न देने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। सोचिए, एक ही प्रोसेस में सॉलिड से लिक्विड और गैस में बदलाव। तो अब जब हमने रिएक्शंस को पहचानना सीख लिया है, चलिए देखते हैं कि केमिस्ट इन बदलावों का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं। वो एक यूनिवर्सल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक तरह का सीक्रेट कोड, ताकि हर कोई समझ सके कि असल में हुआ क्या है। इस कोड को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये एक रेसिपी की तरह ही है। ये बताता है कि किन चीज़ों यानी अभिकारकों से शुरुआत हुई और आखिर में क्या मिला यानी उत्पाद। ये एक पूरे प्रोसेस की कहानी को बहुत छोटे और सटीक तरीके से बता देता है। कोई भी इक्वेशन लिखने से पहले केमिस्ट्री का एक सुनहरा नियम याद रखना जरूरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इसका सीधा सा मतलब है कि आप एटम्स को बना या मिटा नहीं सकते, वो बस अपनी जगह बदलते हैं, रीअरेंज होते हैं। चलिए पानी बनने का रिएक्शन देखते हैं। अगर हम इसे H2 + O2 gives H2O लिखते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम है। बाईं तरफ हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम हैं, लेकिन दाईं तरफ सिर्फ एक है। एक एटम कहाँ गया? ये एक गलत रेसिपी की तरह है और कुदरत के नियम के खिलाफ है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। 2H2 + O2 gives 2H2O लिखने से अब हमारे पास दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम हैं। अब सब कुछ बराबर है। ये एक सही बैलेंस्ड रेसिपी है जो हमें बताती है कि पानी असल में कैसे बनता है। तो अब हम इक्वेशंस की भाषा समझ गए हैं, तो चलिए 2 सबसे बेसिक तरह के रिएक्शंस पर नजर डालते हैं। चीजों को एक साथ जोड़ना और चीजों को तोड़ना। इन्हें समझना केमिस्ट्री के कई दूसरे कॉन्सेप्ट्स की नींव रखता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीजें एक साथ जुड़ती हैं और डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक बड़ी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। एक तरह से कहें तो एक है बनाना और दूसरा है तोड़ना। तब आपके पास केमिस्ट्री का जासूस बनने के लिए जरूरी ज्ञान आ गया है। अगली बार जब कुछ पकता हुआ, जंग लगता हुआ या बुलबुले बनाता हुआ देखें तो रुकिए और सोचिए, जो दिख रहा है वो सिर्फ एक बदलाव नहीं है, वो एटम्स का एक खूबसूरत डांस है। तो आज अपने चारों ओर कितने केमिकल रिएक्शंस खोज सकते हैं? कभी सोचा है दुनिया के सबसे कठोर हीरे में, एक पेंसिल की नरम सी नोक में और हमारी हर एक सांस में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? इन सब का जवाब एक ही है, कार्बन। तो चलिए आज हम जीवन और टेक्नोलॉजी की इस अद्भुत बुनियाद के राज खोलने के सफर पर चलते हैं। हमें लगता है ना कि कार्बन तो हर जगह है, पर यहाँ एक चौंकाने वाला सच है। पता है, पृथ्वी की पूरी ऊपरी परत का सिर्फ 0.02% हिस्सा ही कार्बन है। कितना रेयर है ये, है ना? तो सवाल ये उठता है कि इतना कम पाया जाने वाला एलिमेंट हमारे आसपास की हर चीज के लिए इतना जरूरी, इतना फंडामेंटल कैसे बन गया? और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इतना रेयर होने के बावजूद साइंटिस्ट को कार्बन से बने 50 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड्स के बारे में पता है और हर दिन नए खोजे जा रहे हैं। कोई और एलिमेंट इसके आसपास भी नहीं फटकता। तो भाई, एक ही एलिमेंट में इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी कैसे मुमकिन है? इसका जवाब छिपा है कार्बन की अपनी यूनिक केमिकल पहचान में। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे कार्बन यूनिवर्स का अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक है। फिर जीवन और ऊर्जा में इसकी भूमिका को समझेंगे। हम इसके हैरान कर देने वाले अलग अलग रूपों को देखेंगे, हमारे घरों में इसके इस्तेमाल को जानेंगे और आखिर में इस एलिमेंट के साथ हमारे भविष्य पर भी बात करेंगे।
तो सबसे पहली बात, आखिर कार्बन में ऐसा क्या खास है? सब कुछ शुरू होता है इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर से। देखिए, कार्बन का सारा राज ना इसके एटॉमिक नंबर यानी 6 में छिपा है। 6 प्रोटॉन होने का मतलब है कि इसके सबसे बाहरी शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। यही चीज इसे एटॉमिक वर्ल्ड का समझ लीजिए एक सुपर कलेक्टर बनाती है। ये एक ही समय पर 4 दूसरे एटम्स के साथ मजबूत और स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। कमाल है। और बॉन्ड्स बनाने की यही काबिलियत जन्म देती है इसकी पहली सुपर पावर को, कैटिनेशन। ये कार्बन एटम्स की आपस में ही जुड़कर लंबी लंबी चेन्स, ब्रांच वाली चेन्स और कॉम्प्लेक्स रिंग्स बनाने की काबिलियत है। ऐसा सोचिए कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर अनगिनत तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और जब आप इस कैटिनेशन को इसकी दूसरी सुपर पावर टेट्रावैलेंसी यानी 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता के साथ जोड़ देते हैं, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर बना सकता है। बस यही 2 गुण वो कोड है जो कार्बन को लाखों अलग अलग कंपाउंड्स का आधार बनने की ताकत देते हैं। ठीक है, तो कार्बन लंबी और कॉम्प्लेक्स चेन्स बना सकता है, लेकिन हमारे लिए इसका क्या मतलब है? अपने दूसरे हिस्से में हम यही जानेंगे कि कैसे ये गुण कार्बन को जीवन और ऊर्जा का इंजन बनाते हैं। इस धरती पर हर जिंदा चीज, हर एक लिविंग थिंग कार्बन पर ही आधारित है। हमें एनर्जी देने वाली चीनी से लेकर हमारे शरीर को बनाने वाले प्रोटीन और हमारी जेनेटिक जानकारी रखने वाले डीएनए तक हर चीज का मास्टर आर्किटेक्ट कार्बन ही है। कार्बन के सबसे सिंपल कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए, सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन बहुत स्टेबल होते हैं, जैसे नेचुरल गैस में मीथेन। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे ईथीन, जिससे प्लास्टिक बनता है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिनका इस्तेमाल वेल्डिंग जैसी चीज़ों में होता है। मतलब बॉन्ड का टाइप ही उनकी केमिकल पहचान तय करता है। और कार्बन की यही चेन्स जीवन के लिए ज़रूरी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की नींव बनती हैं। एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, बॉडी स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन्स, इंफॉर्मेशन के लिए न्यूक्लिक एसिड और स्टोरेज के लिए लिपिड्स, ये सब कुछ कार्बन के इस वर्सेटाइल स्ट्रक्चर की वजह से ही पॉसिबल है। लेकिन कार्बन का असर सिर्फ जिंदगी तक ही खत्म नहीं होता। हमारी मॉडर्न दुनिया को चलाने वाली एनर्जी भी कार्बन से ही आती है, खास तौर पर पुराने जमाने के जीवन के बचे खुचे हिस्सों से। इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। असल में ये लाखों साल पहले के पौधों और जानवरों द्वारा स्टोर की गई सोलर एनर्जी ही हैं। जब हम इन्हें जलाते हैं तो हम उसी प्राचीन एनर्जी को आज के दुनिया को पावर देने के लिए रिलीज करते हैं। नेचर में कार्बन लगातार एक साइकिल में घूमता रहता है। पौधे इसे एटमॉस्फेयर से लेते हैं, जानवर उन्हें खाते हैं और हम सब सांस के जरिए और डीकम्पोजिशन के जरिए इसे वापस छोड़ते हैं। ये एक लगातार चलने वाला लेन देन है जो हमारे प्लैनेट का बैलेंस बनाए रखता है। लेकिन तब क्या होता है जब इंसानी गतिविधियां, खासकर फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, हर साल इस साइकिल में अरबों टन एक्स्ट्रा कार्बन डाल देती हैं। एटमॉस्फेयर में ये जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो एक मोटे होते जा रहे कंबल की तरह काम करती है। ये सूरज की रोशनी को अंदर तो आने देती है, लेकिन गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये धीरे धीरे हमारे ग्रह को गर्म कर रहा है। कार्बन सिर्फ केमिकली ही वर्सेटाइल नहीं है, ये फिजिकली भी बिल्कुल अलग अलग रूप ले सकता है। हमारे तीसरे हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक ही एलिमेंट दुनिया का सबसे कठोर और सबसे नरम पदार्थों में से एक हो सकता है। इस घटना को कहते हैं एलोट्रोपी, मतलब जब एक ही एलिमेंट कई अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में मौजूद हो सकता है। और कार्बन के मामले में इसके एलोट्रोप्स के बीच का फर्क तो बस हैरान कर देने वाला है। अब जरा हीरे और ग्राफाइट को देखिए। दोनों के दोनों प्योर कार्बन हैं, लेकिन हीरे में हर एटम 4 दूसरे एटम से एक मजबूत 3D जाल में कसकर जुड़ा होता है, जो इसे सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस बनाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्राफाइट में एटम्स फ्लैट लेयर्स में अरेंज होते हैं जो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इसीलिए ये इतना नरम और एक बेहतरीन लुब्रिकेंट होता है। सोचिए, सिर्फ अरेंजमेंट में बदलाव और सब कुछ बदल गया। और भी कई रूप हैं। बकमिंस्टर फुलरीन जैसे अनोखे आकार के कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं जो एक फुटबॉल की तरह दिखते हैं। और चारकोल और कोक जैसे अक्रिस्टलीय यानी
एमोफिस फॉर्म्स भी हैं जिनका हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और फिर आता है ग्राफीन, ग्रेफाइट की बस एक एटम जितनी पतली परत। इसे मिरेकल मटेरियल भी कहा जाता है क्योंकि ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत, हल्का और बिजली का एक जबरदस्त कंडक्टर है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कई दूसरी टेक्नोलॉजी में क्रांति लाने का पोटेंशियल है। कार्बन की लंबी चेन बनाने की क्षमता सिर्फ नेचर में ही नहीं है, इंसानों ने इसे पॉलीमर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, यानी बार बार दोहराए जाने वाली यूनिट से बने विशाल मॉलिक्यूल्स। हमारे रोजमर्रा के प्लास्टिक, पानी की बोतलों से लेकर नायलॉन तक सभी कार्बन बेस पॉलीमर्स हैं। सिंथेटिक केमिस्ट्री के चमत्कार। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, लेकिन हमें ये कार्बन केमिस्ट्री अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ मिलती है? हमारे चौथे हिस्से में हम इस केमिस्ट्री को घर ले आते हैं और शुरुआत करते हैं किचन सिंक से। हम सब हर दिन साबुन का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि यह तेल और गंदगी को हटाने का अपना जादू कैसे चलाता है? जवाब, जैसा कि अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, कार्बन केमिस्ट्री में ही है। एक साबुन का मॉलिक्यूल एक परफेक्ट डबल एजेंट है। इसकी एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है जो पानी से नफरत करती है लेकिन तेल से दोस्ती करती है, और एक आयनिक सिर होता है जो पानी को पसंद करता है। यही दोहरी पहचान इसकी सफाई की पावर का राज है। तो जब हम हाथ धोते हैं तो साबुन की पूंछ तेल में घुसकर उसे घेर लेती है, जबकि सिर पानी की तरफ रहते हैं। फिर जैसे ही हम पानी डालते हैं, पानी सिरों को अपनी ओर खींचता है और वो अपने साथ फंसे हुए तेल को भी ले जाते हैं। ये एक तरह का मॉलिक्यूलर रेस्क्यू ऑपरेशन है। अच्छा, ट्रेडिशनल साबुन और सिंथेटिक डिटर्जेंट में मेन फर्क हार्ड वाटर में पता चलता है। नेचुरल फैट्स से बना साबुन ज्यादा मिनरल्स वाले पानी में ठीक से काम नहीं करता और मैल छोड़ता है। वहीं डिटर्जेंट को खास तौर पर उन मिनरल्स को नजरअंदाज करने और असरदार सफाई करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हालांकि उनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एक चिंता का विषय हो सकते हैं। कार्बन केमिस्ट्री हमारी रसोई में भी मौजूद है। खाने को ताज़ा रखने वाले प्रिजर्वेटिव्स, डाइट ड्रिंक्स में मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और यहाँ तक कि मिठाइयों को उनका फलों जैसा स्वाद देने वाले एस्टर्स भी, ये सब खास तौर पे डिज़ाइन किए गए कार्बन कंपाउंड्स ही हैं। तो कार्बन हमारी दुनिया बनाता है, हमारे डीएनए से लेकर हमारे डिटर्जेंट तक। लेकिन यह रिश्ता एक दो-धारी तलवार जैसा है। हमारे आखिरी हिस्से में हम कार्बन के भविष्य और इसके फायदे और चुनौतियों के बीच के नाजुक संतुलन पर बात करेंगे। कार्बन एक अल्टीमेट पैराडॉक्स है। ये जीवन का तत्व भी है और इंसानी तरक्की को बढ़ावा देने वाला ईंधन भी। लेकिन इसके इस्तेमाल ने हमारे सामने हमारी सबसे बड़ी एनवायरमेंटल चुनौती यानी क्लाइमेट चेंज को भी खड़ा कर दिया है। तो आइए जल्दी से रीकैप करते हैं। हमने देखा कि कैसे कार्बन की सुपर पावर्स, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन इसे इतनी वर्सेटिलिटी देती हैं। हमने सीखा कि ये जीवन और उसे चलाने वाले ईंधन दोनों का आधार है। हमने ये भी खोजा कि कैसे एटम्स के अरेंजमेंट में एक छोटा सा बदलाव कार्बन को हीरे से ग्रेफाइट में बदल सकता है, और हमने अपने घरों में इसकी केमिस्ट्री को काम करते देखा। और ये सब हमें भविष्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हम नैनो टेक्नोलॉजी जैसी नई तकनीकों की ओर बढ़ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की हकीकत का सामना कर रहे हैं, इस सबसे फंडामेंटल एलिमेंट के साथ हमारा रिश्ता आगे चलकर कैसा होगा? आज का हमारा मिशन है जीवन की कहानी को समझना। मतलब ये शुरू कैसे होती है, इसे व्यवस्थित कैसे किया जाता है, और वो कौन सी मशीनरी है जो इसे चलाती है। हाँ, ये सफर थोड़ा लंबा है। हम जीवन के बड़े नक्शे से शुरू करके एक कोशिका के अंदर की दुनिया तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये नक्शा, जिसे हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो सिर्फ चीजों को डिब्बों में बंद करना नहीं है। अच्छा, ये असल में जीवन के विकास की कहानी का एक तरह से इंडेक्स है। ये हमें बताता है कि कौन किससे जुड़ा है और कैसे। मतलब अरबों सालों में जिंदगी इतनी अलग अलग शक्लों में ढल गई। तो फिर सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। हम ये कैसे तय करते हैं कि कोई चीज जिंदा है भी या नहीं? एक पत्थर और एक पेड़ में असल फर्क क्या है? नोट्स में वृद्धि, प्रजनन जैसी चीजों का जिक्र है, लेकिन एक चीज को सबसे अहम बताया गया है, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि देखिए, वृद्धि तो एक क्रिस्टल भी करता है। सही बात है। कुछ मशीनें हरकत भी करती हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म ये कुछ और ही है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक शहर को 24 घंटे चलाने वाला पावर ग्रिड और मैनेजमेंट सिस्टम है। वाह।
ये लगातार ऊर्जा लेता है, उसे इस्तेमाल करता है, कचरा बाहर फेंकता है और इस पूरी प्रक्रिया से एक व्यवस्थित ढांचा बनाए रखता है। एक पत्थर बस है, लेकिन एक जीवित कोशिका लगातार बन रही है, हर पल। यही असली जादू है। ये अव्यवस्था के खिलाफ जीवन की जंग है, कह सकते हैं। मतलब जिंदगी सिर्फ मौजूद होना नहीं, बल्कि खुद को बनाए रखने का एक लगातार चलने वाला काम है। कमाल है। एग्जैक्टली। तो जब हमने ये समझ लिया कि जीवन क्या है, तो इस बेहिसाब भीड़ को हम तरतीब कैसे देते हैं? यहीं पर कैरोलस लिनियस का जिक्र आता है। हाँ, 18वीं सदी में लिनियस ने जो किया वो किसी क्रांति से कम नहीं था। उस समय तक हर कोई अपनी अपनी भाषा में पौधों और जानवरों को नाम दे रहा था, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। बहुत ज्यादा। लिनियस ने द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिया। उन्होंने कहा हर जीव के 2 नाम होंगे, एक वंश यानी जीनस और एक जाति यानी स्पीशीज, जैसे होमोसेपियंस। या जैसे आम के लिए मैंजिफेरा इंडिका। ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका असर क्या हुआ? इसका असर जबरदस्त था। इसने वैज्ञानिकों को एक ग्लोबल भाषा दे दी। अब भारत का एक साइंटिस्ट ब्राजील के साइंटिस्ट से किसी खास तितली के बारे में बात कर सकता था और दोनों को पता था कि वो एक ही जीव की बात कर रहे हैं। अच्छा। ये गूगल ट्रांसलेट आने से 200 साल पहले विज्ञान का गूगल ट्रांसलेट था। और ये सिर्फ नाम देना नहीं था, ये रिश्तों को समझने की शुरुआत थी। एक ही जीनस में आने वाले जीव करीबी रिश्तेदार होते हैं, लेकिन दुनिया तो सिर्फ पौधों और जानवरों से कहीं ज्यादा बड़ी है। नोट्स हमें R.H. विटेकर की पंच जगत प्रणाली पर ले जाते हैं। ये लिनियस के काम से एक बड़ा कदम आगे था, सही ना? बहुत बड़ा। विटेकर से पहले तक दुनिया को मोटे तौर पर सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा जाता था, पौधे और जानवर। बस 2? हाँ, लेकिन ये ठीक नहीं था। मशरूम कहाँ जाएंगे? वो पौधों की तरह दिखते हैं पर अपना खाना नहीं बनाते। बैक्टीरिया का क्या? तो विटेकर ने 1969 में कहा कि हमें नए मानदंड अपनाने होंगे, जैसे कोशिका की बनावट कैसी है, क्या उसमें न्यूक्लियस है, वो अपना पोषण कैसे करता है। और इसी आधार पर उन्होंने जीवन को 5 बड़े साम्राज्यों में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। तो उन्होंने असल में सूक्ष्म जीवों और कवक को उनका सही सम्मान दिया, जिन्हें पहले या तो पौधों में या जंतुओं में बिल्कुल जबरदस्ती फिट कर दिया जाता था। उन्होंने कवक को एक अलग ही किंगडम बना दिया, क्योंकि वो पौधों की तरह दिखते जरूर हैं, पर वो दूसरों से अपना भोजन सोखते हैं, बनाते नहीं। सही। ये वर्गीकरण के इतिहास का वो पल था जब हमने माना कि जीवन की विविधता हमारी सोच से कई ज्यादा जटिल और शानदार है। तो हमने जीवन का ये बड़ा नक्शा देख लिया। अब चलिए इस नक्शे के 2 सबसे जाने पहचाने महाद्वीपों पर जूम इन करते हैं, पौधे और जानवर। ठीक है। नोट्स में कुछ मजेदार तथ्य हैं, जैसे ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये सिर्फ एक फैक्ट है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी है? अरे, इसके पीछे विकास की एक बहुत बड़ी और नाटकीय कहानी है। अच्छा। पादप जगत का उभयचर कहने का मतलब है कि ये वो पहले पौधे थे जिन्होंने पानी से निकलकर जमीन पर कदम रखने की हिम्मत तो की, लेकिन वो पानी से अपना रिश्ता पूरी तरह तोड़ नहीं पाए। मतलब मेंढक की तरह? बिल्कुल। जैसे मेंढक को अंडे देने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही ब्रायोफाइट्स को प्रजनन के लिए नमी और पानी की जरूरत होती है। ये जमीन पर जीवन का पहला, अधूरा लेकिन सबसे जरूरी कदम था। और जानवरों की दुनिया में नोट्स कहते हैं कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। सबसे बड़ा से हमारा क्या मतलब है? क्या ये सच में इस ग्रह पर राज कर रहे हैं? राज कर रहे हैं ये कहना गलत नहीं होगा। दुनिया में जितने भी ज्ञात जंतु हैं, उनमें से लगभग 80% आर्थ्रोपोड्स हैं। कीड़े, मकड़ियां, केकड़े, बिच्छू, ये सब इसी में आते हैं। 80%? हाँ। इनकी सफलता का राज है इनका डिजाइन। इनके पास एक बाहरी कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन होता है जो कवच की तरह काम करता है, और इनके पैर जोड़ों वाले होते हैं। अच्छा, जॉइंटेड अपेंडेजेस। हाँ, जिससे ये हर तरह के माहौल में चल फिर सकते हैं, उड़ सकते हैं और तैर सकते हैं। ये प्रकृति के स्विस आर्मी नाइफ है, हर काम के लिए एक टूल। ये तो हुई बाहरी बनावट के दाते जी। अगर हम इनके अंदर झांकें तो ऊतकों यानी टिश्यूज का जिक्र आता है। जी। पौधों में जाइलम और फ्लोएम है। इन्हें पौधे का प्लम्बिंग सिस्टम कहा जाता है। जी। लेकिन ये कितना कुशल है? ये हमारी बनाई किसी भी प्लम्बिंग सिस्टम से कहीं ज्यादा कुशल है। सोचिए, जाइलम पानी को बिना किसी मोटर के
सिर्फ भौतिकी के नियमों का इस्तेमाल करके एक 300 फीट ऊंचे पेड़ की चोटी तक पहुंचाता है, बिना मोटर के? बिना किसी मोटर के। और फ्लोएम, जो पत्तियों में बनी चीनी को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है, वो एक इंटेलिजेंट डिलीवरी नेटवर्क की तरह काम करता है। वो जानता है कि किस हिस्से को कितनी ऊर्जा की जरूरत है और सप्लाई को उसी हिसाब से एडजस्ट करता है। कमाल है। और जानवरों में हमारे पास उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक हैं। संयोजी ऊतक जैसे खून और हड्डियां, ये सुनने में बहुत अलग लगते हैं। इन्हें एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया है? क्योंकि इन सब का मूल काम एक ही है, चीजों को जोड़ना, सहारा देना और शरीर का ढांचा बनाना। अच्छा। इसे शरीर का पैकिंग मटेरियल और फ्रेमवर्क समझिए। हड्डियां शरीर को ढांचा देती हैं, तो खून पूरे शरीर को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाकर जोड़ता है। ये दोनों अलग अलग दिखते हैं पर एक ही मकसद पूरा कर रहे हैं। नोट्स में तिलचट्टे का एक खास उदाहरण है उसके खुले परिसंचरण तंत्र के बारे में। ये हमारे बंद सिस्टम से कैसे अलग है और क्या ये एक पिछड़ा हुआ डिजाइन नहीं है? नहीं, पिछड़ा हुआ नहीं, बस अलग। हमारे बंद सिस्टम में खून हमेशा नसों के अंदर बंद रहता है, जैसे पाइपलाइन में पानी। ठीक है। ये बहुत तेज और कुशल है, जो हमारे जैसे बड़े और ज्यादा ऊर्जा खपत करने वाले शरीर के लिए जरूरी है। तिलचट्टे के खुले सिस्टम में दिल खून को सीधे शरीर के अंदर फेंक देता है, जहां वो सारे अंगों को नहलाता हुआ धीरे धीरे वापस दिल तक पहुंचता है। ये तो बहुत धीमा और बेतरतीब लगता है। लेकिन तिलचट्टे के लिए ये परफेक्ट है। उसे हमारी तरह तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपनी त्वचा पर बने छोटे छेदों यानी ट्रेकिया से सीधे सांस लेता है। ओह, तो उसका खून ऑक्सीजन नहीं ले जाता? बहुत कम। उसका खून सिर्फ पोषक तत्व पहुंचाता है। ये दिखाता है कि विकास एक ही समस्या के कई अलग अलग समाधान निकालता है और हर समाधान अपने संदर्भ में बेस्ट होता है। तो हमने देखा कि कैसे ऊतक मिलकर एक जीव बनाते हैं, लेकिन ये ऊतक खुद किससे बने हैं? अगर हम और जूम इन करें तो हम जीवन की सबसे बुनियादी इकाई पर पहुंचते हैं, कोशिका, सेल। हाँ, इसकी कहानी रॉबर्ट हुक से शुरू होती है। हाँ, 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का एक टुकड़ा देखा और उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने दिखे, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। लेकिन वो सिर्फ खाली दीवारें देख रहे थे। मतलब जिंदा कोशिका नहीं थी वो? नहीं। असली क्रांति तब आई जब श्लाइडन और श्वान में कहा कि सभी पौधे और जानवर इन्हीं कोशिकाओं से बने हैं। ये जीव विज्ञान का सबसे बड़ा यूरिका मोमेंट था। और फिर रुडोल्फ विर्चो ने इसमें एक और जरूरी बात जोड़ी, ओमनस सेलुला सेलुला, जिसका मतलब है हर नई कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही आती है। ये सुनने में साधारण लग सकता है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। क्या? इसका मतलब है कि जीवन अचानक से कहीं से भी पैदा नहीं होता। आपके शरीर की हर कोशिका का संबंध उन कोशिकाओं से है जिनसे आप बने थे, और उनका संबंध आपके माता पिता की कोशिकाओं से है, और ये सिलसिला पीछे जाते जाते पृथ्वी पर जन्मी पहली कोशिका तक। बिल्कुल, हम सब उस 3.5 अरब साल पुराने जीवन की एक अटूट श्रृंखला का हिस्सा है। वाह। और अगर हम एक कोशिका के अंदर झांकें तो वो किसी खाली कमरे जैसा नहीं है, वो तो एक पूरे शहर जैसा है जहां अलग अलग कोशिकांग यानी ऑर्गेनल्स अपना अपना काम कर रहे हैं। नोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह कहा गया है। ये एक बहुत आम एनालॉजी है, लेकिन क्या इसके बारे में कुछ ऐसा है जो हमें हैरान कर सकता है? बिल्कुल। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया शायद हमेशा से हमारी कोशिकाओं का हिस्सा नहीं था। एक मिनट, क्या मतलब? पूर्वज कोशिका ने निगल लिया था, लेकिन उसे पचाने के बजाय दोनों ने एक साझेदारी कर ली। साझेदारी? हाँ, बैक्टीरिया ने कोशिका को ऊर्जा देना शुरू किया और कोशिका ने बैक्टीरिया को सुरक्षा और भोजन। आज वो बैक्टीरिया हमारी हर कोशिका के अंदर रहता है और हमें जिंदा रखता है। तो आप कह रही हैं कि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो पावर प्लांट है वो असल में एक पुराना किराएदार है? ये तो जबरदस्त है। हाँ, और उसका अपना डीएनए भी होता है, जो इस थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत है। कमाल है। इसी तरह नोट्स में लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा गया है, जो थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन उसका असली काम कहीं ज्यादा जरूरी है। वो कोशिका का वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग सेंटर है। वो टूटे फूटे हिस्सों को पचाकर कच्चे माल में बदल देता है, जिसे कोशिका दोबारा इस्तेमाल कर सकती है। वो आत्महत्या सिर्फ तब करता है जब कोशिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका हो। अच्छा, तब उसे खत्म करना ही सबके लिए बेहतर होता है। सही। और ये सब काम करने के लिए ऊर्जा और बिल्डिंग ब्लॉक्स कहाँ से आते हैं? यहाँ जैव अणुओं यानी बायोमोलिक्यूल्स का रोल आता है। सही कहा।
कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा देने वाले ईंधन है, प्रोटीन वो मशीनें और ईंटें हैं जिनसे कोशिका की संरचना बनती है और सारे काम होते हैं, और डीएनए वो तो ब्लूप्रिंट है, आर्किटेक्ट की ड्राइंग। हाँ, जिसके हिसाब से पूरा शहर बनाया और चलाया जाता है। ये सब मिलकर काम करते हैं। चलिए, हमने जाइलम और फ्लोएम की बात की, लेकिन पौधे ये सारा तामझाम चलाने के लिए अपना भोजन कैसे बनाते हैं? जवाब है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को हम अक्सर एक साधारण रासायनिक समीकरण के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन असल में ये पृथ्वी पर जीवन का इंजन है। ये वो प्रक्रिया है जो सूरज की रोशनी की बेजान ऊर्जा को जीवन की रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। और ये भी एक कोशिकांग में होता है? हाँ, ये सब क्लोरोप्लास्ट नाम के एक और कोशिकांग में होता है, जो शायद एक और पुराना किराएदार है, एक और बैक्टीरिया। नोट्स में कैल्विन चक्र, कैल्विन साइकिल का जिक्र है। ये क्या है? अगर प्रकाश संश्लेषण एक फैक्ट्री है, तो कैल्विन चक्र उसकी असली असेंबली लाइन है। ये वो जगह है जहां हवा से ली गई बेजान कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर उसे ग्लूकोज यानी जीवन की ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो ये सचमुच हवा से खाना बनाती है? बिल्कुल। हम जो भी खाना खाते हैं उसकी ऊर्जा का स्रोत अंत में सूरज ही है, और इस ऊर्जा को पकड़ने का काम प्रकाश संश्लेषण ही करता है। और पौधे सिर्फ खाना ही नहीं बनाते, वे अपनी वृद्धि को बहुत बारीकी से कंट्रोल भी करते हैं। यहाँ प्लांट हार्मोन्स का जिक्र है, जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन। लेकिन एक हार्मोन है जो सबसे अलग है, एथिलीन। ये गैस है। एक गैस हार्मोन का काम कैसे करती है? ये बहुत अनोखा है ना? एथिलीन फलों को पकाने का सिग्नल देती है। यही वजह है कि अगर आप एक कच्चे केले के पास एक पका हुआ सेब रख दें तो केला जल्दी पक जाएगा। क्यों? क्योंकि पकता हुआ सेब एथिलीन गैस छोड़ रहा है, जो हवा के जरिए केले तक पहुंचकर उसे भी पकने का सिग्नल दे देती है। अरे, तो ये जो कहते हैं कि एक सड़ा से पूरी टोकरी को खराब कर देता है, वो सिर्फ कहावत नहीं, उसके पीछे असली विज्ञान है। बिल्कुल, यही फंडा है। ये दिखाता है कि पौधे जो हमें स्थिर और बेजान लगते हैं, असल में कितने सक्रिय होते हैं। वे लगातार अपने आसपास के माहौल से बात कर रहे हैं और खुद को बदल रहे हैं। हम जो भी खाते हैं वो शरीर के लिए फ्यूल में कैसे बदलता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। सोचिए, आप एक कार में पेट्रोल डालते हैं, शरीर भी वैसा ही है, बस हमारा पेट्रोल है खाना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। हमारा पाचन तंत्र और खास तौर पर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा, वो इस खाने को तोड़कर ग्लूकोज, अमीनो एसिड जैसे छोटे छोटे फ्यूल मॉलिक्यूल्स में बदल देती है। ओके। ये वो पेट्रोल है जिसे हमारी हर कोशिका, हर सेल इस्तेमाल कर सकती है। और उस फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना? जैसे कार के इंजन को हवा चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो आती है हमारे फेफड़ों से। फेफड़े हवा से ऑक्सीजन खींचते हैं और खून में मौजूद हीमोग्लोबिन उसे एक डिलीवरी सर्विस की तरह शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। सही कहा। और इस पूरी डिलीवरी सर्विस का हेडक्वार्टर है हमारा दिल, जो दिन रात खून को पंप करता रहता है। सही। लेकिन यह सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सारे डिपार्टमेंट, पाचन, श्वसन, सर्कुलेशन, ये एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? हाँ, इन्हें कैसे पता कि कब क्या करना है? ये एक अच्छा सवाल है। मतलब कोई मैनेजर तो होगा जो सब कुछ देख रहा हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दिल अपनी मर्जी से धड़क रहा है और पेट अपनी मर्जी से खाना पचा रहा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। शरीर में असल में दो तरह के मैनेजर हैं। एक है नर्वस सिस्टम। ओके। ये बिजली के तारों की तरह है जो दिमाग से तेज तर्रार सिग्नल भेजता है। पलक झपकना, हाथ हिलाना, ये सब इसका काम है। ठीक है। और दूसरा मैनेजर है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है। हाँ, हार्मोन्स। मतलब ये शरीर के व्हाट्सएप मैसेजेस जैसे हैं। क्या बात है, एकदम। जो धीरे धीरे अपना काम करते हैं। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट। ये केमिकल मैसेज है जो खून के जरिए धीरे धीरे सफर करते हैं और शरीर को बताते हैं कि अब बड़े हो जाओ या ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करो। और इस पूरे हार्मोनल सिस्टम का जो सीईओ है वो है दिमाग में बैठी एक छोटी सी पिट्यूटरी ग्रंथि। अच्छा, मास्टर ग्लैंड। हाँ, वही मास्टर ग्लैंड जो बाकी सभी ग्लैंड्स को मेमो भेजती है कि कब कौन सा हार्मोन बनाना है। यही वो कमाल का कॉर्डिनेशन है जो हमें जिंदा रखता है। वाह, तो ये एक सेल्फ मैनेजिंग मशीन है। लेकिन कोई भी मशीन चलती है तो कचरा भी पैदा होता है, उसका क्या होता है? उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन सफाई विभाग है। हमारा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका मुख्य अंग है हमारी किडनियां। राइट। वो खून को लगातार फिल्टर करती हैं और सारा कचरा बाहर निकाल देती हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से कुशल प्रणाली है। ओके, तो शरीर एक कमाल की मशीन है,
लेकिन ये मशीन हमेशा के लिए तो नहीं चलती, तो फिर लाइफ इटसेल्फ आगे कैसे बढ़ती है? यहाँ पर प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन की बात आती होगी, राइट? एग्जैक्टली। हर जीव बस एक व्हीकल है जो अपने जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता है। और इसके दो मुख्य तरीके हैं। एक है अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक मिनट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बिना पार्टनर के? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, क्या ये असल में होता है? बिल्कुल होता है। अमीबा जैसा एक सिंगल सेल जीव बस 2 हिस्सों में बट जाता है। अच्छा। हाइड्रा में एक छोटी सी कली निकलती है और वो नया हाइड्रा बन जाती है। ये बहुत तेज और आसान तरीका है, लेकिन इसमें एक कमी है। कमी? ये तो बहुत एफिशिएंट लगता है। कमी ये है कि बच्चे अपने माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। कोई वैरायटी नहीं, कोई नयापन नहीं। ओके। और यहीं पर दूसरा तरीका लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाजी मार ले जाता है। इसमें 2 माता पिता के जीन्स मिलकर एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये ताश के पत्तों को फेंटने जैसा है, हर बार एक नई बाजी। यही वैरायटी प्रजातियों को बदलते माहौल में जिंदा रहने और इवॉल्व होने में मदद करती है। और मैंने नोट्स में एक बहुत भारी भरकम शब्द देखा, द्विगुण निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ, ये सिर्फ फूलों वाले पौधों में होता है। ये क्या चीज है और इतनी खास क्यों है? इसे ऐसे समझिए, ये प्रकृति की बाय 1 गेट 1 फ्री डील जैसा है। अच्छा। जब पौधों में फर्टिलाइजेशन होता है तो एक मेल सेल फीमेल सेल से मिलकर पौधे का एम्ब्रियो यानी बच्चा बनाता है। ये हुआ पहला फर्टिलाइजेशन। ठीक है। लेकिन दूसरा मेल सेल एक और सेल से मिलकर उस बच्चे के लिए एक लंच बॉक्स तैयार करता है, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। वाह, ये बहुत एफिशिएंट तरीका है। इसीलिए फूल वाले पौधे दुनिया में इतने कामयाब हुए। उनके बीजों के पास हमेशा अपना खाना साथ होता है। एक बच्चा और एक लंच बॉक्स एक ही बार में, ये तो सच में स्मार्ट डिजाइन है ना? और इंसानों में जाहिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नोट्स में आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबीज का भी जिक्र है। हाँ, और ये दिखाता है कि विज्ञान ने कितनी तरक्की की है। आईवीएफ जैसी तकनीकें उन लोगों की मदद करती हैं जिन्हें गर्भधारण करने में प्राकृतिक रूप से मुश्किल होती है। लेकिन प्रजनन स्वास्थ्य सिर्फ बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं है। ये परिवार नियोजन और यौन संचारित रोगों एसटीडीज जैसे एड्स और गोनोरिया से बचाव के बारे में भी जागरूकता फैलाता है। ठीक है, तो ये वैरायटी और जीवन को आगे बढ़ाने की कहानी हमें सीधे जेनेटिक्स की दुनिया में ले जाती है। बिल्कुल। इसकी शुरुआत एक साधु और उनके मटर के बगीचे से हुई थी, है ना? हाँ, ग्रेगर मेंडल। वो कहानी कमाल की है। तो वो अपने बगीचे में मटर गिन रहे थे और उन्हें 9.3.3.1 जैसा एक अजीब सा मैथमेटिकल रेशियो मिला। ये तो बायोलॉजी से ज्यादा मैथ क्लास जैसा लगता है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब रेवोल्यूशनरी था। उस समय लोग मानते थे कि माता पिता के गुण बच्चों में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे लाल और सफेद रंग मिलकर गुलाबी बन जाते हैं। ब्लेंडिंग। मेंडल ने साबित किया कि ऐसा नहीं होता। गुण या ट्रेट्स ताश के पत्तों की तरह हैं। आप उन्हें फेंट सकते हैं, बांट सकते हैं, लेकिन राजा और गुलाम हमेशा अलग अलग पत्ते ही रहेंगे। मतलब विरासत के नियम होते हैं। बिल्कुल। कमाल है। लेकिन मेंडल के काम में भी कुछ अपवाद थे, जैसे सहप्रभुत्व या को-डोमिनेंस। हाँ, और यही बायोलॉजी को मजेदार बनाता है, नियम और उनके अपवाद। सहप्रभुत्व का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा एबी ब्लड ग्रुप। अच्छा। इसमें ए और बी दोनों गुण पत्ते की तरह हैं जो एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि दोनों एक साथ खुद को दिखाते हैं। हाँ, ठीक है। तो मेंडल ने ये नियम तो बना दिए, लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? मतलब मटर के पौधे के अंदर ऐसा क्या है जो इन नियमों को फॉलो कर रहा है? कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल है क्या? आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। और वो मैनुअल है डीएनए। वॉटसन और क्रिक ने दुनिया को इसका डबल हेलिक्स यानी घुमावदार सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर दिखाया। यही वो ब्लूप्रिंट है जिसमें जीवन की सारी जानकारी लिखी होती है। तो डीएनए एक किताब है, पर किताब खुद तो कुछ नहीं करती, उसे पढ़कर कोई काम करने वाला भी तो चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल। डीएनए से असली काम यानी प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। ओके। इसे ऐसे समझें, पहला चरण है ट्रांसक्रिप्शन, जहां डीएनए की किताब के एक जरूरी पन्ने की फोटोकॉपी बनाई जाती है। उस फोटोकॉपी को कहते हैं आरएनए। ठीक है, एक कॉपी बन गई। फिर दूसरा चरण है ट्रांसलेशन, जहां उस आरएनए फोटोकॉपी को पढ़कर एक मशीन यानी प्रोटीन बनाया जाता है। और इस पूरी फैक्ट्री को शुरू करने का एक यूनिवर्सल
स्टार्ट बटन है, एक कोडॉन जिसे AUG कहते हैं। ये कोडॉन लगभग हर जीव में एक ही है, जो बताता है कि हम सबका कोई ना कोई कॉमन पूर्वज था। और इसी बदलाव और विरासत से डार्विन का प्राकृतिक चयन का आइडिया आता है। जो अपने माहौल में बेहतर फिट होता है वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल, और ये हमें मानव कल्याण के लिए जीव विज्ञान के व्यवहारिक उपयोगों पर लाता है। हाँ, मतलब ये सारी जानकारी हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आती है? सबसे पहले तो स्वास्थ्य और बीमारियां। बिल्कुल, और बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक कमाल की सेना है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम। राइट। इसका एक हिस्सा हमें जन्म से मिलता है और दूसरा हम जीवन में हासिल करते हैं। और टीकाकरण या वैक्सीनेशन इसी हासिल करने वाली इम्यूनिटी का हिस्सा है। ये काम कैसे करता है? टीकाकरण को ऐसे सोचिए जैसे आप अपने शरीर के सिक्योरिटी गार्ड्स को चोर की एक धुंधली सी तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक है। वो तस्वीर वायरस या बैक्टीरिया का कमजोर या मरा हुआ रूप होती है। गार्ड्स उसे याद कर लेते हैं ताकि जब असली चोर आए तो वो पहले से तैयार हो और उसे तुरंत पकड़ लें। ये एक तरह की ट्रेनिंग है। लेकिन HIV जैसा वायरस तो सीधा सिक्योरिटी गार्ड्स पर ही हमला कर देता है ना? दुर्भाग्य से हाँ, HIV सीधे हमारी CD4 कोशिकाओं, जो हमारी सेना के जनरल हैं, उन पर हमला करता है, जिससे शरीर की रक्षा प्रणाली ढह जाती है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि सारे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स बुरे नहीं होते। ये बात सही है। हम अक्सर बैक्टीरिया और वायरस को दुश्मन समझते हैं, पर नोट्स में बताया गया है कि ये हमारे दोस्त भी हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी कहानी तो पेनिसिलिन की है। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक एक फंगस यानी फफूंद से मिला था। सही। इसने करोड़ों जानें बचाई हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम पौधों की जड़ों में रहकर हवा से नाइट्रोजन खींचकर जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। ये प्राकृतिक खाद की तरह काम करते हैं। तो जीव विज्ञान हमें बेहतर फसलें उगाने में भी मदद करता है। हाँ। और जब हम इस ज्ञान को एक कदम और आगे ले जाते हैं तो हम जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहुंचते हैं। इसे जीवन की इंजीनियरिंग कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, और इस इंजीनियरिंग का सबसे शक्तिशाली टूल है रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक। ओके। इमेजिन DNA एक बहुत लंबी रस्सी है। इस टेक्नोलॉजी में हमारे पास मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंचियां होती हैं। आणविक कैंचियां? हाँ, ये खास एंजाइम होते हैं जो उस रस्सी को एक खास जगह से काट सकती हैं। वो फिर उस कटे हुए हिस्से को कहीं और जोड़ा भी जा सकता है? हाँ, मॉलिक्यूलर ग्लू यानी आणविक गोंद लिगेज एंजाइम का इस्तेमाल करके हम एक जीव का जीन निकालकर दूसरे में डाल सकते हैं। अच्छा। और अगर हमें उस जीन की लाखों करोड़ों कॉपियां बनानी हो तो उसके लिए PCR नाम की एक फोटोकॉपियर मशीन है। PCR? ये कुछ ही घंटों में DNA के एक छोटे से टुकड़े की अरबों कॉपियां बना सकती है। इसके असली दुनिया में क्या उदाहरण है? सबसे बड़ा उदाहरण है इंसुलिन। पहले डायबिटीज के मरीजों को जानवरों से निकाला गया इंसुलिन दिया जाता था, जिससे एलर्जी हो सकती थी। अब हम इंसान का इंसुलिन बनाने वाला जीन बैक्टीरिया में डालकर उससे फैक्ट्री की तरह इंसुलिन बनवाते हैं। इसे ह्यूमिलिन कहते हैं। और खेती में भी इसका इस्तेमाल होता है? मैंने बीटी कपास के बारे में पढ़ा है। हाँ, बीटी कपास में एक बैक्टीरिया का जीन डाला गया है जिससे वो एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कीड़ों के लिए जहरीला होता है। अच्छा। नतीजा, पौधे खुद को कीड़ों से बचाते हैं और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम हो जाता है। लेकिन इस शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मतलब? GM फसलों की सुरक्षा और पर्यावरण पर उनके असर जैसे नैतिक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि हमें इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा। बिल्कुल सही। ओके, तो हम एक छोटे से DNA मॉलिक्यूल से लेकर जीवन को एडिट करने तक पहुंच गए। अब चलिए जूम आउट करते हैं और सबसे बड़ी तस्वीर देखते हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरण यानी इकोलॉजी, हमारा साझा घर। पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के रिश्तों का अध्ययन है। इसमें एक जरूरी नियम है, लिंडमैन का 10% का नियम। ये ऊर्जा के प्रवाह के बारे में है। इसका मतलब है कि जब एक जीव दूसरे को खाता है तो सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले लेवल पर जाती है। हाँ। तो बाकी 90% ऊर्जा कहाँ चली जाती है? वो ऊर्जा उस जीव के अपने जीवन को चलाने में, सांस लेने, दौड़ने, गर्म रहने में खर्च हो जाती है या गर्मी के रूप में खो जाती है। अच्छा। यही वजह है कि फूड चेन ज्यादा लंबी नहीं होती। हर लेवल पर 90% का नुकसान होता है। तो सबसे ऊपर वाले शिकारी जैसे शेर या बाज के लिए
बहुत कम ऊर्जा बचती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा फूड वेब, हाँ। ये जो जीवन और मृत्यु का चक्र है, वो असल में उसी 10% एनर्जी को हासिल करने की लड़ाई है। हाँ, ताकि जीव अपने डीएनए को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकें, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। एग्जैक्टली, आपने पूरी कहानी को जोड़ दिया। हर जीव उसी एक फंडामेंटल ड्राइव पर चल रहा है और इसी लड़ाई ने इस ग्रह पर जीवन की इतनी अद्भुत विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को जन्म दिया है। कुछ इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं इस विविधता से भरे पड़े हैं, लेकिन उन पर खतरा भी मंडरा रहा है। और इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के 2 तरीके हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। ये सुनने में तो बड़े टेक्निकल लगते हैं, पर इनका मतलब बहुत सरल है। इन सिटू का मतलब है उसी जगह पर, यानी जानवरों को उनके प्राकृतिक घर जैसे नेशनल पार्क या सेंचुरी में बचाना। ठीक है। और एक्स सिटू का मतलब है जगह से बाहर, यानी उन्हें चिड़ियाघर, बोटैनिकल गार्डन या जीन बैंक जैसी मानव निर्मित जगहों पर सुरक्षित रखना। लेकिन इन सभी खूबसूरत सिस्टम पर हम इंसानों का बहुत गहरा असर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद, ये सब क्या है? ये हमारे कामों के नतीजे हैं। हम जो जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, उससे निकली कार्बन डाइऑक्साइड एक कंबल की तरह पृथ्वी को गर्म कर रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग है। हमारे पुराने फ्रिज और एसी से निकलने वाले CFCs ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया, जो हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है। ये सब दिखाता है कि हम इस नाजुक सिस्टम का हिस्सा हैं, इससे अलग नहीं रखी है। हमने देखा कि कैसे जीव विज्ञान का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक धागे की तरह। इन स्रोतों से जो ज्ञान हमें मिला है, उसका सार यही है कि जीवन की इन मूलभूत प्रक्रियाओं को समझना हमें अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। सही कहा। यह हमें बताता है कि हम एक बहुत ही जटिल और नाजुक सिस्टम का हिस्सा हैं और हमारे कामों का असर दूर दूर तक पड़ता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को हम एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करना चाहेंगे। हमने देखा कि जैव प्रौद्योगिकी हमें जीवन के कोड को संपादित करने, उसे बदलने की अभूतपूर्व शक्ति देती है। जैसे जैसे ये तकनीक और शक्तिशाली होती जाएगी, हमें यह सोचना होगा कि एक प्रजाति के रूप में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और हमें कहाँ रेखा खींचनी चाहिए। विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। इस ज्ञान यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है सुनने वालों को ये जानकारी उपयोगी और रोचक लगी होगी।